हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के लेक्चर नंबर 12 की। आज हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। ठीक है, तो आज जो कॉलम है उस कॉलम टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे कि कॉलम से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और उसके अलावा क्या क्या कंसेप्ट हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रहने चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो आज का जो कार्यक्रम है उसे हम शुरू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 12 में कॉलम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉलम से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उन बहुत सारी बातों में से कुछ बातें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो जो एग्जाम में बार बार पूछी अगर जाती हैं तो वो आपको आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एग्जाम फाइट करना। हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो, और उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी हो, कितनी भी पढ़ाई करनी हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कॉलम, और जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर कौन सा है? ये हमारा है 12। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए नए हमारे साथ जुड़े हैं उनसे दरखास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वाले वीडियोस को जरूर देखें। तो कॉलम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने IS 456 की समरी नहीं देखी है, IS कोड की, वो उसे जरूर देखें। उसके बिना ये कोर्स क्या है? अधूरा है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको लगता है ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, आज का वीडियो है ना, अच्छा लगा आपको, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, और अगर आप एबल हैं सेंड करने के लिए, तो आप 1 रुपया डोनेट भी कर सकते हैं हमको। नीचे जो नंबर है उस पर 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनका मैं अपने मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से, कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें 1 रुपया अगर डोनेट करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे कि चीज़ें क्या है, स्मूथली वर्क कर सके। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी चीज़ में अगर एक तरफा अगर मेहनत होती है, और एंड में जाके होता क्या है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा और चीज़ें मेरे पास रिसोर्सेज अगर मैं सही से मैनेज नहीं कर पाया, तो लास्ट में क्लासेस बंद करनी पड़ेगी। जबकि मैं बंद करना नहीं चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। क्लासेस मैं रेगुलर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे उन स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प होने वाली है जो या तो वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, या फिर वो कोचिंग करना तो चाहते हैं लेकिन या तो पैसे की दिक्कत है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है आसपास में। ठीक, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अलग अलग समस्या है। तो उन स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और मेरी तरफ से मेरी ये गारंटी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम 1 नंबर पढ़ाने वाला हूँ, और वो आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। चलिए, तो कॉलम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, कॉलम होता क्या है पहले ये समझते हैं। कॉलम जो है वो कॉलम होता क्या है? तो देखो, कॉलम में 2 बातें याद रखना। कॉलम कॉलम को कॉलम क्यों बोलते हैं, कॉलम को कॉलम क्यों बोला जाता है, ये 2 बातों से पता चल जाएगा। पहली बात तो क्या, अगर कंप्रेशन मेंबर है, क्या है? कंप्रेशन मेंबर। अगर कोई कंप्रेशन मेंबर है, पहली बात, कंप्रेशन मेंबर होने के साथ साथ में उसका स्लेंडरनेस रेशियो जो है, स्लेंडरनेस रेशियो, वो क्या है? वो आपका ग्रेटर देन 3 है। अगर आपका कोई कॉलम है और उस कॉलम में कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन टाइप का मेंबर है, और स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? ग्रेटर देन 3 है, तो उससे क्या कहा जाएगा? कॉलम का आएगा, कॉलम का आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में आपको बता दूं, एक्चुअल में होता ही है कि अगर कोई आपका कंप्रेशन मेंबर है, मान लिया, और कंप्रेशन मेंबर होने के साथ साथ में उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन अगर 3 से ज्यादा है, तो करेक्ट जो होता है, असली में बता देता हूं आपको, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, LLD लिख दे, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है वो ज्यादा है 3 से, तो उसे कहा जाता है कॉलम। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन 3 से ज्यादा है तो उसे आपने कॉलम बोल दिया, लेकिन ये तो बताओ लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती क्या है? क्योंकि कंप्रेशन तो हमें समझ में आता है कि कोई भी मेंबर है, ये कोई मेंबर था और उस मेंबर पर ऊपर से फोर्स आया, नीचे से फोर्स आया, तो उसमें कंप्रेशन डेवलप होगा। कंप्रेशन तो हमको पता है, ये हम जानते हैं। लेकिन लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होती है? देखो, लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब ये है कि अगर ये कॉलम था, अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं, ये मेरी आंख है और मैं ऊपर से देखता हूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा? ऐसे रेक्टेंगल टाइप का ये दिखाई देगा, देगा नहीं देगा? अगर मान लीजिए इसकी विड्थ क्या है? b है, और इसकी डेप्थ क्या है? d है, तो ये इसकी लेटरल डायमेंशन है b और d। इनमें से जो मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, वही क्या कहलाएगा? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है ना? मान लीजिए अगर b लीस्ट है तो ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन बन गई, अगर d है तो ये बन जाएगी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। मान लीजिए अगर आपकी LLD की वैल्यू, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 3 से कम है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो भैया इसे कहा जाएगा, ध्यान रखना, पेडेस्टल। क्या कहा जाएगा? पेडेस्टल कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज एग्जाम में पूछी गई हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पेडेस्टल किसे कहा जाता है और कॉलम किसे कहा जाता है, कब पेडेस्टल बोलेंगे, कब कॉलम बोलेंगे।
अब यहां पर ये ध्यान रखना पेडेस्टल होता क्या है, क्या होता है सर पेडेस्टल? तो पेडेस्टल क्या है, कंप्रेशन मेंबर ही होता है, लेकिन हाइट इसकी बहुत कम होती है। कभी देखा है पेडेस्टल? जरूर देखा होगा आपने। मैं ये मानता हूं आपने ट्रेन में सवारी की होगी, रेल देखी होगी, रेल के प्लेटफॉर्म पर भी बैठे होंगे। तो रेल के जब प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो होता क्या है वहां पे, क्या होता है, पिलर्स लगे हुए होते हैं, मतलब कि कॉलम लगे हुए होते हैं स्टील के, और उनके ऊपर क्या होती है, रूफ ट्रस वगैरह बनी हुई होती है, शेड बनी हुई होती है। इधर से ट्रेनें आएंगी जाएंगी, इधर से ट्रेनें आएंगी जाएंगी, और यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लेटफॉर्म होता है, और यहाँ पर चेयर्स वगैरह लगी रहती है जिन पर आप बैठ सकते हो। और ज्यादातर क्या होता है कि चेयर्स जो होती हैं, चेयर के साथ साथ में क्या होता है, ये जो कॉलम बने हुए हैं ना, स्टील के जो कॉलम है, इनके चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ रहता है, और उस चबूतरे के ऊपर क्या बना हुआ होता है, ये कॉलम लगा हुआ होता है। तो चबूतरा टाइप का जो बना हुआ होता है ना, जो बेस सा बनाते हैं, ये क्या है, ये पेडेस्टल ही होता है बेसिकली। तो पेडेस्टल क्या होता है, ये जो है इस तरह के जो शेप होती है पेडेस्टल होती है। तो ये जनरल वे में मैंने बता दिया, एक्चुअल में पेडेस्टल देखना है तो आपको, तो आप नेट पे जाके एक बार सर्च जरूर करना है ना कि पेडेस्टल कैसा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो पेडेस्टल किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ लेना कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब क्या है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होती है, पेडेस्टल क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, दोनों ही कंप्रेशन मेंबर हैं। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने बता दी, अब आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो कॉलम है, कॉलम के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स के बारे में। तो देखो इसके दो टाइप्स हम पढ़ा जाता है डिजाइनिंग के हिसाब से, या दोनों तरीके से हम देखें तो इसके दो टाइप हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक तो पढ़ते हैं लॉन्ग और एक पढ़ते हैं शॉर्ट। एक तो लॉन्ग कॉलम होता है और एक शॉर्ट कॉलम होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप ये होता है कि लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम पता कैसे करेंगे। तो देखो इसको पता करने का एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो। क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो। अब ये भी लिख लो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। देखो मैं सही से लिख देता हूं। एक तो देखो मेरी राइटिंग जो है ना, वो राइटिंग साथ नहीं देती है बिल्कुल भी, और ऊपर से फिर ये टैब वगैरह पे लिखना, तो चार चांद लग जाते हैं राइटिंग में, है ना। लेकिन कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करो, सिलेंडरनेस रेशियो, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत राइटिंग मेरी अच्छी हो, लेकिन होने वाली नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है ना। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बेसिकली रेशियो किस किस का, एक तो आपकी इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का, इनका रेशियो होता है। ठीक है ना, इनका जो रेशियो होगा इसे ही कहा जाएगा क्या, लैम्डा। अब ये समझना इनके बेसिस पर, लैम्डा के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग कॉलम है शॉर्ट कॉलम है। तो समझना अगर मान लीजिए जो लैम्डा है, इस लैम्डा की वैल्यू 12 से कम है, तो इसे कहा जाएगा शॉर्ट कॉलम। क्या कहा जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा वाला। और अगर मान लीजिए लॉन्ग कॉलम आएगा, तो लॉन्ग कॉलम के केस में ये 12 से क्या हो जाएगा, बड़ा, बराबर या बड़ा, तो इसे कहा जाएगा लॉन्ग कॉलम है। ये लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, लंबा वाला कॉलम, ये छोटा वाला कॉलम। ठीक है ना, इसको बोला जाएगा लॉन्ग कॉलम। तो यानी शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का ये पता चलता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जो शॉर्ट कॉलम होता है, इस शॉर्ट कॉलम में जब लोड आएगा, तो लोड आने की वजह से जो फेलियर होता है वो होता है क्रशिंग की वजह से। किसकी वजह से, क्रशिंग की वजह से। और लॉन्ग कॉलम में जो फेलियर आता है वो आता है बकलिंग। ठीक है ना, ये आती है बकलिंग आती है इसमें। ये क्या होती है बकलिंग, क्रशिंग। तो देखो मान लो जैसे आपने ये कॉलम बनाया, ऊपर से लोड आया कंप्रेशन लोड, नीचे से आया लोड, तो होगा क्या, इसमें दरार वगैरह आ जाएंगी, टूट जाएगा ये। तो ये तो कहलाता है क्रशिंग। मान लीजिए आपका पतला सा कॉलम है, बिल्कुल सिलेंडर कॉलम है। सिलेंडर का मतलब पता है क्या होता है, पतला होना। कोई चीज सिलेंडर है इसका मतलब वो पतली है, इसका मतलब पतला लिख सकते हो आप। समझने के प्रयास से हिंदी मीडियम वाले जो हैं आपके डिप्लोमा वाले, वो लिख सकते हैं सिलेंडर का मतलब पतला। ये अगर कॉलम है, पतला कॉलम है, सिलेंडर कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, अगर लोड आएगा तो लोड आने के चांसेस में क्या होगा, ये बकल हो सकता है। क्या हो सकता है, बकल हो सकता है, मतलब क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे, इसमें दरार नहीं आएगी, टूटेगा नहीं है। क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा ये। अगर ऐसे हो जाता है ये, तो इसे कहा जाता है बकलिंग हुई है। किस में आती है, लॉन्ग कॉलम में आती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट कॉलम फेलियर क्रशिंग के थ्रू आता है और लॉन्ग कॉलम में बकलिंग के थ्रू आता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां पर एक चीज समझने की बात है कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो लैम्डा है, वो लैम्डा क्या होता है, रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ का, और किसका, इफेक्टिव लेंथ के साथ साथ में किसका रेशियो होता है, आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन का। लेकिन ये जो इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ होती क्या है, ये नहीं बताया आपने। कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव लेंथ, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये तो गलत बात है, आप बता ही नहीं रहे हो, तो टेंशन मत लो, ये भी मैं बता देता हूं। बेसिकली ये क्या है, कोड से है। तो अगर अपने कोड का वीडियो देखा होगा तो ये ऑलरेडी पता होगा। बाकी इसको मैं क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, कोड के थ्रू एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कराऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव लेंथ। और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा अटेंशन ज्यादा दूंगा, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
इफेक्टिव लेंथ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है और इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट ही सोम में भी रिपीट होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कॉलम, क्योंकि कॉलम का टॉपिक सोम में भी है, वहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इफेक्टिव लेंथ का मैं थोड़ा आगे चल के इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी परेशान मत होना बिल्कुल भी, आगे चल के मैं इसको मैं बताने वाला हूं। अभी देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम, अभी हम पढ़ने वाले मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में, कि मिनिमम जो रेनफोर्समेंट आपको कॉलम में प्रोवाइड करना है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल, वो कितना हो जाएगा, कैसे होगा। क्योंकि आपको पता है अगर ये आपका कॉलम था तो कॉलम में क्या होगा, दो तरह का रेनफोर्समेंट होगा। एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, इस तरह से नीचे से ऊपर तक जाएगा, और दूसरा होगा इनको पकड़ने के लिए, इनको कवर करने के लिए जो आप बनाओगे रिंग्स वगैरह, जिनको कहा जाता है ट्रांसवर्स, इनको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कहा जाता है। ध्यान रखना, इनको ट्रांसवर्स बोलते हैं या टाइज बोलते हैं, ठीक है ना। इनको टाइज या ट्रांसवर्स बोला जाता है, जबकि ये जो मेन रेनफोर्समेंट है, इस मेन रेनफोर्समेंट को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। दोनों को अलग अलग बोला जाता है। तो अब जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, मिनिमम कितना होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है वो आपका होता है 0.8% ऑफ एजी। एजी मतलब ग्रॉस सेक्शन, जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन है ना, ग्रॉस सेक्शन का जो भी एरिया है उसका आपको 0.8% लेके चलना है ना, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.8%। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो आप, ये तो मैंने कॉलम का बताया, किसका बताया, कॉलम का। ये किसके लिए, कॉलम के लिए है। लेकिन सर आपने अभी भी बताया था पेडेस्टल भी कोई चीज होती है, तो पेडेस्टल अगर कोई चीज है तो पेडेस्टल में भी लिख लो, पेडेस्टल में ये होता है 0.15%। और भैया ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, तो ये फिर से पूछा जा सकता है। ये तो मैंने बता दिया कि मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको इतना प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया है, बिल्कुल मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का भी क्राइटेरिया है। तो ये मैक्सिमम का क्या क्राइटेरिया है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो मैक्सिमम का क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम आप जो प्रोवाइड करने वाले हो वो कितना करोगे आप, एक तो 4% और एक 6%, दो क्राइटेरिया है। 6% आप प्रोवाइड कब करते हो, 6% रेनफोर्समेंट आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करोगे, जब आपके कोई भी लैपिंग नहीं है, नो लैपिंग का केस है। लैपिंग का समझते हो ना, एक रेनफोर्समेंट जब दूसरे रेनफोर्समेंट से जुड़ता है तो उसे कहा जाता है लैपिंग। ये मैंने आपको बताया भी था, कितनी लैपिंग कितनी करनी है, कहाँ कितनी होगी, कंप्रेशन में कितनी, टेंशन में कितनी, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 4% कब होता है, जब आपकी लैपिंग हो रही हो, जब आपकी लैपिंग हो। लैपिंग के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 4% होता है, जबकि नॉट लैपिंग के केस में, नो लैपिंग के केस में 6% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मेन रेनफोर्समेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि कब लैपिंग है और कब नहीं है, अगर लैपिंग है तो कितना है और नहीं है तो फिर कितना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट है ये समझ में आ गया। तो अभी एक क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, दो केस बनते हैं, रेक्टेंगल में कितनी होती है और सर्कुलर में कितनी होती है, ये पूछा जाता है। अगर रेक्टेंगल कॉलम है तो कम से कम मिनिमम 4 बार आपको प्रोवाइड करनी होंगी, मिनिमम आपको ऐसे 4 बार प्रोवाइड करनी होंगी कॉलम में, तब जाके रेक्टेंगल कॉलम बनेगा। सर्कुलर में मिनिमम 6 प्रोवाइड करनी होगी, अगर आपके सर्कुलर है तो आपको कितनी प्रोवाइड करनी होगी, कम से कम जो लॉन्ग वाली जो रेनफोर्समेंट है वो कम से कम 6 आपको प्रोवाइड करनी होंगी। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आपसे फिर पूछा जा सकता है। इसके अलावा मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो डाया है, मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाल, वो कितना होता है, तो मिनिमम जो डाया होता है वो होता है 12 mm, मतलब 12 mm का आप डाया प्रोवाइड करोगे किसमें, कॉलम में, ये मिनिमम है। लेकिन ये थोड़ा सा क्राइटेरिया एक जगह जाके फेल हो जाता है, सिर्फ एक जगह जाके फेल होगा जब कॉलम की साइज क्या होगी, कम हो जाएगी, छोटी रह जाएगी। तो वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा ये कब फेल हो जाता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा स्पेशल नोट में, आगे चल के ये मैं बताऊंगा। अब देखो ये मैंने मेन रेनफोर्समेंट की बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की। जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, यानी जिसको हम बोल रहे हैं टाइज, टाइज की बात कर लेते हैं कि टाइज का रेनफोर्समेंट जो है डायमीटर कितना होता है और उसकी स्पेसिंग क्या होगी। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहला जो आपको देखना है वो है डायमीटर, किसका डाया कितना होता है, 5 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डायमीटर इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे दो केस बनते हैं, मैक्सिमम ऑफ फाई जो मेन रेनफोर्समेंट का है, मेन रेनफोर्समेंट का डाया डिवीजन बाई 4 और 6 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम मैक्सिमम है वो आपको लेना है, वो प्रोवाइड करना है कि आपका इतना डायमीटर प्रोवाइड करना है आपको टाइज का। स्पेसिंग की बात करें या पिच बोला जाता है कॉलम में से, तो पिच की बात करें, पिच हो जाती है आपके मिनिमम ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम पिच निकाले तो मिनिमम लेना होगा, मिनिमम ऑफ यहाँ पे आएगा आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन पहला, दूसरा आपका होता है 16 फाई। अब यहाँ पे फाई देखना, फाई में मेन का ले रहा हूं प्लस मेन के साथ में मैं मिनिमम ले रहा हूं,
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मतलब क्या है, मतलब आपको जो डायमीटर लेना है, डाया ऑफ मेन बार पे लेना है ना, मेन बार लेना है। और मेन बार के साथ में अगर आपके डायमीटर D1 D2 अलग अलग हैं, मतलब फाई 1 फाई 2 अलग अलग है, तो आपको कौन सा वाला लेना है, मिनिमम वाला लेना है। मतलब मान लीजिए आपने 12 mm की भी प्रोवाइड किया और 16 mm की भी प्रोवाइड की है, तो आपको जो यहाँ पे फाई लेना है कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 12 वाला लेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। और 300 mm, इनमें से जो मिनिमम होगा वही आपकी पिच होगी। ये टाइज के लिए है, ठीक है ना, ये टाइज में वर्क करता है। लेकिन होता क्या है, ये जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम, ये तो प्रोवाइड करते हैं, इनके साथ में एक चीज और होती है कॉलम में। क्या होती है कॉलम में, जैसे मान लीजिए आपने कॉलम प्रोवाइड किया, कॉलम में ये रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट, इनको करने के लिए आपने क्या है, इस तरह से टाइज प्रोवाइड करी, रेक्टेंगल या सर्कुलर आपने टाइज प्रोवाइड कर दिया, सर्कुलर सर्कुलर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। इनके साथ में एक और तरीके से आप टाइज प्रोवाइड कर सकते हो जिसका कहा जाता है हेलिकल रेनफोर्समेंट। मतलब ऐसे सांप की तरह आप ऐसे इनको घुमा के ऐसे ऐसे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब एक ही रेनफोर्समेंट को घुमा के आप ले जा सकते हो। तो इसे कहा जाता है हेलिकल रेनफोर्समेंट। क्या कहा जाता है, हेलिकल। तो ये हेलिकल रेनफोर्समेंट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, कितनी पिच होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो पिच है वो पिच होनी चाहिए, इसमें दो केस चलते हैं, एक तो मिनिमम पिच कितनी, मैक्सिमम पिच कितनी। तो ध्यान रखना, पिच जो है आपकी, पिच ध्यान रखना, पिच आपकी ज्यादा नहीं हो सकती है 75 mm से, इससे ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम पिच बता रहा हूं मैं। और ये ज्यादा नहीं हो सकती है आपका जो कोर का डायमीटर है उसके डिवीजन बाय 6 से, इनसे ज्यादा नहीं होगी। और ये कम का भी बता देता हूं, पिच कम नहीं हो सकती, पिच कम नहीं हो सकती किससे, 5H से। और किससे कम नहीं हो सकती, ये 25 mm से। ये तो मैंने बताया है मिनिमम का क्राइटेरिया, और ये बताया है मैंने मैक्सिमम का क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया और मिनिमम पिच का क्राइटेरिया मैंने बता दिया। मैक्सिमम बोल रहा हूं तो इन दोनों में से आपको क्या लेना है, मिनिमम वाला लेना है। मिनिमम बोल रहा हूं तो इन दोनों में से आपको कौन सा उठाना है, मैक्सिमम वाला लेना है, इन दोनों का मैक्सिमम। और जबकि यहां से क्या लेना है, आपको मिनिमम लेना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डीसी क्या होता है, 5H क्या होता है। डीसी का मतलब कोर का डायमीटर, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ये आपको कॉलम है, और कॉलम के अंदर आपने फिर क्या किया, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। जैसे मैं येलो से बता देता हूँ, ये येलो कलर से मेन, ये आपके हेलिकल रेनफोर्समेंट है, और हेलिकल में ये आपके क्या है, ये मेन रेनफोर्समेंट है। सर्कुलर है तो 6 बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपका जो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली यहाँ से लेकर के इनके बीच की डिस्टेंस, मेन रेनफोर्समेंट जो है आपका इनके बीच की डिस्टेंस, इसको बोला जाता है डीसी, है ना, कोर डाया। और टोटल डाया जो होता है ये बाहर वाला इतना, इनके बीच का जो आया था उसको बोला जाता है डीजी, यानी ग्रॉस डायमीटर। ये ग्रॉस डायमीटर होता है पूरा का पूरा, इनके बीच की डिस्टेंस वाला, इसको ग्रॉस डाया बोला जाता है, ठीक है ना। और 5H का मतलब क्या है, ध्यान रखना, ये 5H क्या है, डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। हेलिकल रेनफोर्समेंट है ना, ये रेड वाला जो मैंने शो किया, इसका डायमीटर है वो है 5H यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई। और आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर जो है हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो आज की क्लास यहीं हमको रोकनी पड़ेगी। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ मैं आपसे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, इसी जो कॉलम है, इसी कॉलम को मैं कंटिन्यू करूँगा, और मैं आपको डिज़ाइन बताऊँगा कि कॉलम, ये कॉलम की जो डिज़ाइन है LSM से कैसे होती है, WSM से कैसे होती है, इसके अलावा इफेक्टिव जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव लेंथ का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें एक चेक लगता है लेटरल स्टेबिलिटी का, वो लेटरल स्टेबिलिटी का चेक कैसे लगता है। अगर कॉलम का जो साइज है, साइज अगर स्मॉल है, छोटा है, तो कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, बड़ा है तो कवर कितना प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो बातें इंपॉर्टेंट वो मैं आगे बताने वाला हूँ। लॉन्ग कॉलम जो है वो कैसे डिजाइन करेंगे, शॉर्ट कॉलम में ये कैसे डिजाइन करेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए LSM के हिसाब से, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी हम चीज़ें कहाँ देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, और हो सकता है ये विश्वास गलत भी हो, कि मैंने आप लोगों को कोशिश की बहुत अच्छे से समझाने की। अब आपको ये कितना समझ में आया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है पूरा का पूरा। तो ये मुझे पता चलेगा आपके कमेंट के थ्रू या आपके रेस्पॉन्स के थ्रू, फीडबैक के थ्रू। तो आप अपना क्या है, कमेंट या अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं कि हाँ अच्छा समझ में आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। और आपको लगे कि नहीं सर कुछ समस्या है, तो वो आप लिख भी सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि सर ये समस्या चल रही है, आप इस चीज़ को रिमूव करो, ये प्रॉब्लम आ रही है हमको, है ना। अगर कहीं पर भी क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी आ रही है तो आप बता सकते हैं। हमको क्या करना है, हमारा जो समय, हम जो टाइम दे रहे हैं, ना तो मेरा टाइम ऐसा है फालतू का, ना आपका टाइम है। तो अगर मैं आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका, तो वो आपके लिए खराब है, और आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए, तो वो आप मेरे लिए भी खराबी है ना, दोनों के लिए खराब है। एक दूसरे का समय दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वो बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है बढ़िया है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो मेरे लिए मेरे सामने जो अभी जो परेशानी का जो विषय है ना, मेरे लिए इस समय परेशानी का सबसे ज़्यादा विषय ये है कि मैं वीडियो के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, टाइम पर ला रहा हूँ, पर डे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग हैं लोग बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब जैसे पहले 200-250 लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, अभी भी 200-250 ही कर रहे हैं। अभी ये जो क्राइटेरिया है पर डे के हिसाब से कम से कम हज़ारों में जाना चाहिए, 1000 लोग पर डे आपको फॉलो करने वाले होने चाहिए, कंटिन्यू वीडियो बन रहे हैं और पर्टिकुलर आपके स्पेसिफिक एग्जाम के हिसाब से बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और बाकी अगर आप कर सकते हैं तो 1 रुपया डोनेट करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो कर सकता है वो करेगा आपके लिए। मतलब मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं पढ़ रहा हूं इस चैनल से, तो मैं नहीं कर सकता हूं कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई मेरे जैसा जो बंदा हो जो पढ़ रहा हो, लेकिन वो शायद मेरे लिए डोनेशन कर दे। तो कहीं ना कहीं आप 1 रुपया जो डोनेट कर रहे हो वो खुद के लिए तो कर ही रहे हो, किसी और के लिए भी कर रहे हो, उसके लिए जो नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा सिस्टम है, चेन सिस्टम मान सकते हो आप नहीं कर रहे हो तो कोई और करेगा आपके लिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो देखो आज की जो क्लास है वो थोड़ी छोटी रहेगी, माफी चाहता हूं। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, और कोई भी समस्या आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।